घर के सारे अफराद शादी पर गए हुए थे। मैं और मेरा 16 साला देवर दोनों घर पर अकेले थे। मैं अपने कमरे में सो रही थी कि मेरा देवर दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मेरे गले लग गया और मुझे कसकर पकड़कर कहने लगा, भाभी, मुझे अकेले सोने से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज़ मुझे अपने साथ सुला लें। मैंने इस बच्चे को समझकर अपने साथ सुला लिया। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरा देवर तो पीछे से। मेरा नाम शाहिस्ता है। शादी के एक माह बाद मेरा शौहर दुबई चला गया। मेरे शौहर की एक बहन और एक भाई था। बहन की शादी हो चुकी थी और देवर 16 साल का लड़का था। मेरे देवर का नाम अरहम था। वो था तो 16 साल का, लेकिन चाल डाल और कद की वजह से बहुत बड़ा लगता था। मैं शाम को उसके कमरे में चली जाती और उसके साथ बातें करती। बहुत जल्द वो मेरे साथ घुल मिल गया। वो मेरे कमरे में भी बेतकल्लफ आ जाया करता था। एक दिन मैं उसके कमरे में गई तो वो टीवी देख रहा था। मुझे देखकर उसने फ़ौरन से चैनल तब्दील कर दिया और थोड़ा घबरा भी गया। मैं जब उसके पास गई तो उसकी रंगत उड़ गई। मुझे कुछ शक सा होने लगा। ना जाने वो टीवी पर क्या देख रहा था जो मुझे देखकर उसने चैनल ही बदल दिया और अब ऐसे देख रहा था जैसे मैंने उससे कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने उससे प्यार से पूछा कि तुम टीवी पर क्या देख रहे थे। मेरे सवाल पर वो थोड़ा सा परेशान हो गया और सर को नफ़ी में हिलाने लगा। कहने लगा कि मैं कुछ भी नहीं, इस वक्त टीवी पर कार्टून चल रहे थे। मैंने कहा, जो चैनल तुम देख रहे थे वहाँ पर लगाओ। उसने अपना ध्यान नीचे कर लिया और वो चैनल लगा दिया जो वो देख रहा था। मैंने वो देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने गुस्से से अरहम की तरफ देखा। तुम ये देखते हो टीवी पर? बताओ रात को तुम्हारे भाई को। वो मेरे गुस्से से बदहवासा हो गया और डर के मारे सर हिलाने लगा। प्लीज़ भाभी, भाई से कुछ मत कहिएगा। मैंने कहा, तुम इतनी डरावनी मूवी देखते हो, रात को सोते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? तो मैं देखकर ही डर गई हूँ। इसने फ़ौरन मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगा, आज के बाद वो नहीं देखेगा। जिस पर मैं मुस्कुराने लगी। मुझे उसकी मासूमियत और डर पर प्यार आने लगा। फिर मैंने उसके सर पर प्यार किया और कहा, मैं तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यह खुशी सिर्फ आर्जी है और मैं किसी ऐसी मुसीबत में भी पड़ सकती हूँ जिसका तसव्वुर करते हुए हर औरत अपने कानों को हाथ लगाए। चूँकि मेरी नंद की शादी हो चुकी थी, इसलिए मैं अरहम पर ज़्यादा तवज्जो देती थी। इसकी पसंद का खाना भी बना देती, इसके छोटे मोटे काम भी कर देती और कभी कभार इसके साथ कोई गेम भी खेल लेती ताकि वह अकेलापन ना महसूस करे। एक दिन अरहम मेरे कमरे में आया। मैंने एक खूबसूरत सा लिबास पहना हुआ था और मेकअप कर रही थी। जब अरहम मेरे कमरे में आया, मुझे तैयार होते हुए गौर से देखने लगा। फिर मेरे मेकअप से एक रेड कलर की लिपस्टिक उठाकर उसने मुझे पकड़ाई और कहने लगा, भाभी, ये लगाएं, मुझे ये रंग बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसके साथ वो लिपस्टिक पकड़ी। मैं उस छोटे से बच्चे का दिल तो नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन वो तो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया और कहने लगा, भाभी, आप तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ये कहकर वो बेसाख्ता मेरे गले लग गया। मैं अचानक से उसके गले लगने से थोड़ा सा घबरा गई। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने उसे फ़ौरन अपने आप से दूर किया। वो पीछे हटकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे गुस्से से देखा। वो कुछ घबरा सा गया। कहने लगा, भाभी, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। मुझे आप मेरी बहन जैसी लगती हैं, लेकिन शायद आपको मेरा प्यार करना अच्छा नहीं लगा। उसने सर झुकाकर शर्मिंदगी से कहा और मेरे कमरे से बाहर चला गया। मुझे खौफ सी महसूस होने लगी और मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी आने लगी कि वो मुझे बड़ी बहन समझकर मेरे गले लग रहा था और मैं कितना गलत सोच रही थी। कैसे गुस्से से मैंने उससे खुद से दूर किया और वो अपने कमरे में जाकर मेरे बारे में क्या सोचता होगा। मैं कैसी बदतमीज़ हूँ। मैंने उसका प्यार का जवाब यूं गुस्से से दिया। ना जाने क्यों, लेकिन मुझे कुछ सी मंदीदगी सी होने लगी। इसलिए मैं अरहम के साथ पहले जैसा ही रवैया करने लगी। अब वो पूरा पूरा दिन मेरे साथ ही गुजारता, मेरे गले में बिला तकलीफ प्यार से अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब ले आता। मुझे ना जाने क्यों उसका यूं करीब आना बेचैन कर देता। मुझे लगता था कि जैसे कुछ गलत हो जाएगा। मेरे अंदर कोई मुझे ये कहता कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मेरे अंदर का शैतान मुझे ये समझाने लगा
کہ फ़िक्र नहीं करो, वो एक छोटा सा बच्चा है, तुमसे प्यार करता है, तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझता है, तुम्हें भी ऐसा ही सोचना चाहिए। मैं देखने में काफ़ी सूरत थी, लेकिन मेरा जिस्म बड़ा था। जब वो मेरे साथ खड़ा होता तो वो मुझसे 2-3 इंच बड़ा ही लगता था। जब वो स्कूल से आता तो मैं किचन में खाना बना रही होती, वो अंदर आते ही मुझे पीछे से गले लगा लेता। मुझे इसकी हरकत पर उलझन सी होने लगी। मैं इतनी गर्मी में पसीने से शराबोर खाना बना रही होती और मुझसे पीछे से आकर पकड़ लेता। मैं उसे डांट कर कहती, नज़र नहीं आ रहा मैं खाना बना रही हूँ, पीछे हट जाओ। जिस पर वो मुझसे कहता, आप हर वक्त काम में लगी रहती हैं, कभी तो आराम कर लिया करें। वो मेरी बात बदल लेता और मुझसे गुस्सा करने से रोकता। इसलिए मैं उसकी ऐसी हरकतों पर नाराज़ होने के बजाय हंस देती थी और उसे कहती कि जब तुम शादी करके अपनी बेगम को लाओगे तो फिर मेरी छुट्टी करवा देना, उससे सारे काम करवाना। जिस पर वो मुझसे कहने लगा, भाभी मुझे अपनी जैसी खूबसूरत दुल्हन ला कर देना, मुझे बिल्कुल आप जैसी दुल्हन चाहिए, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। ये कहते हुए मेरी आंखों में बड़े गौर से देखा करता और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ कदम बढ़ा रहा था। उसकी नज़रें मेरे वजूद पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से मैं बेचैन हो रही थी और मेरे वजूद में सनसनी दौड़ने लगी। मेरी कफ़ायत अजीब सी हो गई। मैंने फ़ौरन से अपना दुपट्टा ठीक किया। मुझे इसकी तारीफ़ करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो मेरे करीब आया और अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगा। मैं डर से पीछे हो गई। वो मुझसे कहने लगा, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कभी आपको एक काम भी ना करने देता, मैं आपको रानी बना कर रखता। मेरी धड़कनें बहुत तेज़ हो गई। ऐसी तारीफ़ तो कभी मेरे शौहर ने भी नहीं की थी। फिर अचानक से वो मुझसे दूर हो गया। उसके चेहरे के तासरात बदल गए। फिर वो कहने लगा, भाभी मेरी बहन जैसी हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप हर वक्त काम ही करती रहें। आप अपने घर में भी काम करके आई हैं और अब इधर भी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, इसलिए मैंने कहा कभी कभी आप रेस्ट भी कर लिया करें। वो बात को बदलने में शायद बहुत तेज़ था। अपने चेहरे के तासरात भी 1 मिनट में बदल लेता था। अब अरहम की नज़रों में उलझ गई थी। मैंने इस बार उसे सख्ती से कहा कि जाओ जाकर अपनी वर्दी बदलो, मैं खाना बना कर लाती हूँ। वो अपने कमरे में गया तो मैंने सुकून का सांस लिया। कुछ दिन तो मैं उसे कतराती रही। एक बार मैंने अपने शौहर से अरहम के बारे में जिक्र किया और उससे कहने लगी कि अरहम अजीब हरकतें करता है, जैसे वो अम्मी के गले लगता है, मेरे भी वैसे ही लग जाता है। मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा लगता है। मैंने ये बात अपने शौहर से कही कि वो अपने छोटे भाई को समझाए, लेकिन वो मेरी बात का उल्टा मतलब निकालने लगा। कहने लगा कि तुम हर वक्त गलत ही सोचती हो, मेरा भाई तो बहुत मासूम है, वो तुम्हें बहन की नज़र से देखता है। उन्होंने इस बात को टाल दिया और फिर फ़ोन बंद हो गया। मैं उनकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई और सोचने लगी कि एक ऐसा शौहर है, अपने भाई पर इतना भी यकीन नहीं करना चाहिए। और वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी था, भले उसकी उम्र 16 साल थी, लेकिन वो बिल्कुल जवान लगता था। फिर मैं सोचने लगी कि आखिर मैं किससे बात करूं। बज़ाहिर वो मुझे अपनी बहन समझता है, लेकिन उसकी नीयत में क्या है ये तो मैं नहीं जानती थी। उसकी नज़रें और बातें सब बहुत अजीब थी। ये बात तो मेरी माँ और उसके भाई को भी समझनी चाहिए कि भाभी बेशक बहन होती है, लेकिन कुछ लिहाज भी रखा जाता है। एक दिन यही बात मैंने अपनी सास से भी कर दी तो वो हंसकर कहने लगी, अरे बेटा वो तो तुम्हें अपनी माँ समझता होगा, क्योंकि तुम ही हो इतनी अच्छी। मेरी तो दुआ है कि मेरी दूसरी बहू भी तुम जैसी हो। मेरी सास है तो बात एक अलग ही अंदाज दे दिया। मैं चुप चुप कर रह गई। मेरी बात को किसी ने भी सीरियस ही नहीं लिया। फिर मैंने खुद से फैसला कर लिया कि अब उससे कुछ फासले पर ही रहूँगी। मैंने अरहम के कमरे में जाना छोड़ दिया और उससे ज़्यादा बात भी करनी नहीं उससे महसूस हुई। एक बार वो मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है? मैंने कहा नहीं। तो फिर वो मुझसे कहने लगा, फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैंने कहा बस मसरूफियत ही कुछ बढ़ गई हैं। फिर वो मुझे गौर से देखने लगा और कहने लगा, भाभी आपके गाल पर तिल बहुत अच्छा लगता है, दिल चाहता है इसे देखता रहूं। मैंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, मुझे इतने गौर से मत देखा करो, मैं तुम्हारी बहनों जैसी हूँ। बहनों को तो ना ही कोई इतने गौर से देखता है और ना ही उनके साथ कोई ऐसी बातें करता है। मेरी बात पर वो थोड़ा सा संभल गया और फिर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई। जब मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। इस खबर ने तो मेरे ससुराल में खुशी की लहर ही दौड़ा दी। सब मेरा बहुत ख्याल रखने लगे और मेरी सास फख्र से कहने लगी कि मेरा बेटा बस 1 महीने में ही इधर आ रहा है और फिर दुबई चला गया। और देख लो 1 ही महीने में खुदा ने करम कर दिया।
डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन बेड रेस्ट का मशवरा दिया। अब किचन का सारा काम मेरी सास संभालती, मेरा ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजरता। एक रात मेरी सास किसी शादी पर जाने को तैयार हो रही थी। शादी दूसरे शहर में थी। मुझे सफ़र से मना किया था और अरहम ना जाने क्यों टेस्ट का बहाना बनाकर घर पर रुक गया। कहने लगा कल मेरा टेस्ट है, वो नहीं जाएगा। मेरी नंद अम्मी को लेने आई थी। अम्मी ने कहा तुम घर पर ही रुक जाओ, अपनी भाभी का ख्याल रखना, जैसे ही शादी ख़त्म होगी हम फ़ौरन लौट आएंगे। मैंने सास की बात मान ली। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाजे को भी लॉक कर दिया। मुझे नींद आ रही थी। शादी तो शाम को ही ख़त्म हो गई थी। मेरी सास और नंद वहाँ से निकलने वाले थे कि काले बादल आ गए और खूब अंधेरा हो गया और ऐसी तूफानी बारिश शुरू हुई कि मेरी सास कहने लगी कि हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल है, हम अगली सुबह ही पहुँचेंगे। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि अरहम को तेज़ बारिश और बादलों से बहुत खौफ आता है, वो अकेला डर ना जाए, इसलिए तुम इसे अपने साथ सुला लेना। यह सुनकर मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उसे भला क्यों अपने कमरे में सुलाऊं? मैंने कहा वो इतना छोटा तो नहीं कि वो बारिश से डर जाए। मुझे अपने कमरे में सुलाना मुनासिब नहीं लग रहा। मेरी सास गुस्सा करने लगी और कहने लगी हर वक्त तुम उससे बड़बड़ा कहती हो, वो भी बच्चा ही है, इसकी सोच बिल्कुल बच्चों जैसी है, ज़्यादा बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है और चुपचाप इसे अपने कमरे में सुला लो। मेरी सास ने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन मैंने अरहम को अपने कमरे में नहीं बुलाया और मैं वहीं पर लेटकर सो गई। रात ना जाने कौन सा पहर था जब बादल इतनी ज़ोर से गरजा जैसे कहीं पर बिजली गिरी हो और आवाज़ें इस कदर हैबतनाक थी कि मैं अभी उठकर बैठ गई और उसके साथ ही लाइट भी चली गई। मेरा दरवाज़ा इस कदर ज़ोर ज़ोर से खटका कि मैं डर के मारे उछलकर रह गई। अंधेरे में मुझे ठीक तरह से नज़र भी तो नहीं आ रहा था। मैंने पूछा कि कौन है, जिस पर बाहर से आवाज़ आई कि मैं अरहम हूँ, भाभी जल्दी से दरवाज़ा खोले, मुझे डर लग रहा है। मैंने मजबूरी में दरवाज़ा खोल दिया। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने हाथ में टार्च पकड़ा हुआ था और बड़ा ही खौफज़दा खड़ा था। कहने लगा मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिरकार मजबूरी में मुझे उसे अपने कमरे में ही आने देना पड़ा। उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके लॉक कर दिया। कहने लगा मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कहकर वो मेरे साथ लग गया। उस वक़्त वो बहुत खौफज़दा लग रहा था। मैंने उसे अपने बच्चों की तरह तसल्ली दी कि कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे पास। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ लिया। लगा शायद वो खौफ के मारे ऐसा कर रहा है या मुझे अपनी माँ या बहन समझकर ऐसे पकड़ लिया है, लेकिन कुछ पल के बाद उसके हाथ मेरी कमर पर चलने लगे। मुझे करंट सा लगने लग गया। उसकी उंगलियां जैसे हिसाब से मेरे कमर पर चल रही थी। मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। मैंने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। यकदम ही लाइट आ गई और बारिश भी थम चुकी थी। अरहम के चेहरे के तासरात मुझे यकसर बदलते हुए लग रहे थे। वो मुझे कहीं से भी खौफ ज़्यादा नहीं लग रहा था। मैंने कहा कि जाओ यहाँ से, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बारिश भी रुक गई है और लाइट भी आ चुकी है। लेकिन वो अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट से जाए। कहने लगा मेरे अंदर का तूफान तो अभी तक नहीं थमा, एक बार वो थम जाए तो मैं चला जाऊँगा। मैं इसकी बात को सुनकर हक्का बक्का रह गई। वो कहीं से भी मुझे 16 साल बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी बातें, उसकी नज़रें कुछ बकाना नहीं थी। वो मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा अरहम तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम होश में तो हो? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा कौन सी बहन, कैसी बहन? मेरी तो सिर्फ एक ही बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। अब तो मुझे शुरू से ही बहुत प्यारी लगती थी। आपके करीब आने के तो मैं बहाने ढूंढता था। इसकी बातें मेरे कानों में यूं पड़ रही थी गोया कोई गर्म पिघलता हुआ शीशा डाल रहा हो। अरहम ने ना जाने सुबह से मेरे बातें कर रहा था। मैंने कहा शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम अपनी माँ जैसी भाभी पर नज़र रखते हो। मैं चला कर बोली। वो बेवकूफ़ होकर मेरे सामने खड़ा हो गया। कहने लगा मैं आपको माँ या बहन समझा ही कब? मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपसे अजहार भी कर चुका हूँ। आप शायद भूल गई हैं। मैंने खुद से दूर करना चाहा, लेकिन ना जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि मुझे अपना आप उसके आगे बेबस लग रहा था। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उसने कमरे की बत्ती गुल कर दी और उसके साथ मेरी किस्मत की बत्ती भी गुल हो गई। मेरा कोई एहतजाज, इनकार, रोना, मिन्नत, समाजत कुछ भी मेरे काम ना आया और रात मेरे लिए सया काली रात बन कर आई थी और वो सब कुछ कर गुजरा। सुबह मैं बहुत रो रही थी। अरहम
ہم بڑی دنائی کے ساتھ میرے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا، اگر آپ نے کچھ بھی کسی کو بتانے کی کوشش کی تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ اس وقت میں دوری اور اذیت سہ رہی تھی۔ ایک میرے پیٹ میں درد تھا، دوسرا میری روح بری طرح سے گائل ہو چکی تھی۔ مجھے سامنے بیٹھے 16 سالہ دیور سے گن آ رہی تھی۔ میں نے غصے سے کہا کہ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ میں تمہاری ہر بات اپنے شوہر کو بتاؤں گی، تمہاری ماں کو بتاؤں گی جو تم جیسے کمینے بچے کو سمجھتی ہے۔ وہ میری بات پر ذرا بھی گھبرایا۔ کہنے لگا، آپ شوق سے بھی پورا کر لیں، آپ کو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، آپ ہی جھوٹی ثابت ہوں گی۔ میں اس گھر کا بیٹا ہوں اور مجھ پر کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اپنا گھر بچانا چاہتی ہیں تو اپنی زبان بند رکھیے گا۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا۔ وہ میرے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا دل چاہا کہ میں کچن سے تیزدار چاقو لوں اور ارحم کی جان لے لوں۔ باہر کی بیل بجی تو میں نے درد کے باوجود بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس اور نند کھڑی تھی۔ میں اپنی ساتھ کے ساتھ لگ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ میرے پیٹ کا درد بڑھنے لگا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوشی سے غافل ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری ساس میرے پاس بیٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ ہم نے تمہیں احتیاط کرنے کا کہا تھا، تم کیوں سارے گھر کا کام کر رہی تھی؟ کھانا تو ہم بنا کر گئے تھے، اللہ نے بال بال تمہارے بچے کو بچایا۔ اب تم کبھی بستر سے مت اٹھنا۔ شاید یہ جھوٹ بھی ارحم نے بولا تھا کہ میں پیچھے سے گھر کا کام کرتی رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوا۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگا، میں تو سمجھا تھا کہ بھابھی بہت بہادر ہیں، لیکن یہ تو مجھ سے بھی زیادہ ڈرپوک ہیں۔ یہ بار سے اتنا ڈری کہ مجھے رات بھر انہیں سنبھالنا پڑا۔ سب اس بات کو نارمل انداز سے لے رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں مائکے جا کر اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دوں گی۔ جب میں نے شوہر کو کال کی اور انہیں سب کچھ بتایا تو وہ مجھے گالیاں دینے لگے۔ کہنے لگے کہ تم میرے چھوٹے معصوم بھائی کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ارے وہ تو چھوٹا سا ایک بچہ ہے، تو ایسی باتوں کا علم بھی نہیں ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے اس پر ایسا الزام لگاتے ہوئے۔ میں سب جانتا ہوں کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو۔ میں کبھی بھی اس گھر سے الگ نہیں ہوں گا۔ تم اگر میرے بچے کی ماں نہ بننے والی ہوتی تو میں تمہیں طلاق دے دیتا۔ تمہیں شرم نہیں آتی میرے بھائی پر ایسا الزام لگاتے ہوئے؟ ان کی یہ باتیں سن کر میری روح چھلی ہو گئی۔ اب مجھے سب کچھ سمجھ آنے لگا۔ میں ان کے پورے گھر کو کیسے سنبھالتی تھی، اس لیے وہ شاید میری عزت کرتے تھے۔ میری حیثیت مجھے پر کھل چکی تھی۔ میری اب تو کسی کی سارے خدمت بے معنی ہو چکی تھی۔ انہیں میری بات پر بھروسہ ہی نہیں آیا تھا، کیونکہ انہیں اپنے بھائی پر اعتبار تھا۔ میں نے اپنا سارا سامان باندھا اور جانے کا فیصلہ کیا۔ میرے ساتھ ہر بات سے انجان تھی۔ مجھے یوں بیگ اٹھاتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی، بیٹی تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں خاموشی سے باہر نکل گئی۔ یہ نہ تو کوئی عام سی میاں بیوی میں ہونے والی لڑائی تھی اور نہ ہی کوئی عام سی بات تھی جسے میں فراموش کر دیتی اور اپنے گھر آ گئی اور ساری حقیقت سے اپنے والدہ کو آگاہ کر دیا۔ اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم پڑھی لکھی نہیں ہو کیا؟ تم جو اس طرح اپنے دیور کو اپنے قریب آنے دیا کرتی تھی، وہ تھا تو تمہارے لیے غیر محرم ہی۔ تمہیں شروع سے ہی اسے سخت رویہ رکھنا چاہیے تھا، ورنہ یہ بات جو تم مجھے اب بتا رہی ہو پہلے نہ بتاتی۔ میری والدہ یہ سب سن کر بہت آبدیدہ ہوئی، لیکن کیا قصور صرف میرا تھا؟ میں نے تو اپنے شوہر سے بھی بات کی تھی اور اپنی ساس سے بھی، لیکن انہوں نے اس بات کو سنجیدہ ہی نہیں لیا۔ انہیں اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہیے تھا کہ دیور بھابھی کے بیچ فاصلہ ضروری ہے۔ ایک دن مجھے ایک رانگ نمبر سے کال آئی۔ میں نے اس کی آواز پہچان لی۔ وہ ارحم تھا۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں اور گھر واپس آ جائیں۔ میں آپ کو آئندہ کبھی پریشان تو نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اصل میں میرے دوست اچھے نہیں تھے، وہ مجھے غلط مووی دکھاتے تھے، اور اس دن جب میں نے آپ چینل بدلتے ہوئے دیکھا تھا، میں ڈرامے مووی نہیں بلکہ ایک غیر اخلاقی فلم دیکھ رہا تھا۔ بس ایسی چیزیں دیکھ کر میں بہک گیا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا، تم نے جو غلطی کی ہے وہ غلطی نہیں بلکہ گناہ ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی، اور اس میں تمہارے گھر والوں کا بھی قصور ہے جنہوں نے تم پر نظر نہیں رکھی۔ میں تمہارے بھائی سے طلاق لے لوں گی، اب تم لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میں کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں جا سکتی تھی۔ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا اس کو اس گھر میں برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے میں نے جو فیصلہ کیا تھا، میری نظر میں میرے لیے
وہی صحیح تھا۔ اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔